हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द स्प्रे एंड प्रे स्ट्रेटजी। यानी कि अगर आप एक एजेंसी ओनर हैं या एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं या आप एक ऐसी कंपनी चलाते हैं जिसमें आप दिन की 1000 ईमेल्स ब्लास्ट कर देते हैं और आपका ख्याल है कि कोई उसमें से ईमेल खुलेगी और कोई आपको रिप्लाई करेगा और आपकी क्लाइंटल बढ़ जाएगी। ये सारे शोरमोजी होरमोजी और ये सारे मॉडल जो आपको बताए गए हैं कि कोल्ड ईमेल सब कुछ है, कोल्ड कॉल सब कुछ है, और ये सारा कुछ स्प्रे एंड प्रे करने वाली बात कि मैं बहुत कुछ स्प्रे कर दूंगा और फिर प्रे करता हूँ कि उसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। क्या ये सेल स्ट्रेटजी आपके लिए है या नहीं है? क्या आप इसकी बेस पे स्केल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और अगर कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए? तो स्प्रे एंड प्रे स्ट्रेटजी में आज घुस के पटेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? कैसा जा रहा है धंधा पानी? कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? अपना फीडबैक दे के ये बताते रहा करें कि वीडियो से सीखने को मिल रहा है या नहीं, ताकि मुझे भी पता लगे मैं जिनको बता रहा हूँ दीवार से बातें कर रहा हूँ या रियल लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो फीडबैक देने में बिल्कुल मत कतराया करें। और मैं देख रहा हूँ कि कंसल्टेशन में जो लोग आ रहे हैं वो मुझे भी छेड़ रहे हैं और आके मुझे कह रहे होते हैं कि अली भाई क्या हाल है, कैसा जा रहा है धंधा पानी, और फिर मैं पूछता हूँ कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग। तो अच्छा है कि सम थिंग्स आर कैचिंग अप टू इट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको बिजनेस में, ऑपरेशंस में, सेल्स में या मार्केटिंग में कहीं पे फसावट का शिकार हो गए हैं आप, तो आप मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है और लिमिटेड स्लॉट्स ही अवेलेबल होती हैं पर वीक। तो अगर आपको चाहिए तो जल्दी से बुक कर लें और उस पे आके टीम को ये मत कहा करें कि भाई साहब थोड़े से पैसे ऑफ कर दो, मैं स्टूडेंट हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ें, लेकिन डिस्काउंट मत मांगे। नॉलेज जो है वो बड़ी मुश्किल से सीखी हुई है, तो वो मोनेटाइज तो मुझे करनी ही पड़ेगी। एनीवेज, आज की वीडियो का एक पहली बात तो ये कि मैं कोई ज़रा 10-11 दिन के गैप से वीडियो डाल रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि ज़रा कुछ एंगेजमेंट्स थी, लेफ़्ट राइट होना पड़ता है, आपको पता है छोटा सा बंदा हूँ, थोड़ा मसरूफ़ भी होता हूँ। तो मसरूफियत थी और आगे दिसंबर है तो शादियाँ भी बहुत हैं और बिजनेस एंगेजमेंट्स भी बहुत हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस वाले सारे मामला जो हैं वो हॉलीडे सीजन में ही हो रहे होते हैं। तो लेफ़्ट राइट कभी भी हो सकता हूँ, तो अगर गैप ज़्यादा आ जाए तो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने गया हूँगा ताकि वापस आके आपको भी सिखा सकूँ। अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म किया था, उसकी भी कुछ व्लॉग्स पड़े हुए हैं, वो एडिट नहीं कर, एडिट भी हुए हुए हैं एडिटर के थ्रू, लेकिन उस पर वॉइस ओवर करने का मौका नहीं मिल रहा, इतनी मसरूफियत चल रही है। एनीवेज, आज की जो स्ट्रैटेजी है, मैंने आपको पिछली स्ट्रैटेजी बताई थी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन से लेके, और फिर काफ़ी लोग मेरे पास आए भी और मैंने उन पे उनको विशेष टिप्पणी की। तो हम एक मैट्रिक्स के हिसाब से चल रहे हैं और आज का जो मैट्रिक्स है वो सेल्स, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड ऑप्स के हवाले से चल रहा होगा। बात यह है कि हम में से अक्सर लोग जो डिजिटल वर्ल्ड या डिजिटल स्पेस में काम करते हैं उनका ख्याल ये है कि दरवाज़ा खोल देने से कस्टमर आएगा। पता नहीं हम फिजिकल बिजनेसेस के रूल्स को डिजिटल बिजनेस में घुसाने पे क्यों तुले हुए हैं। हम अभी भी लाइटों का शोरूम, गाड़ियों का शोरूम, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी का शोरूम डिजिटल बिजनेस को समझते हैं और हमारा ख्याल है कि जब जब हम दरवाज़ा खोलेंगे या हम बड़ी लाइटें लगाएंगे या बिलबोर्ड लगाएंगे या केबल के ऊपर ऐड चलाएंगे तो ज़्यादा कस्टमर तक अवेयरनेस जाएगी, और अवेयरनेस जाएगी तो ज़्यादा लोग हमसे सवाल करेंगे, सवाल करेंगे तो हम उनको कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ये जो ओपन डोर स्ट्रैटेजी है कि ज़्यादा दरवाज़ा बड़ा खोल दो या दरवाज़ा बड़ा लगा दो ताकि बाहर लाइनें लगने लग जाएं, ये डिजिटल बिजनेस में काम नहीं चलता। और अक्सर लोग इसको चेज़ करने के पीछे अपने बहुत सारे कीमती डॉलर, अपने बहुत सारे कीमती घंटे गंवाते रहते हैं। और मैं आवाज़ लगाता रहता हूँ ब्रांड की, लेकिन अगर वो मेरी नहीं सुनते और उन्होंने उनकी बात माननी है तो ठीक है, लीड मैग्नेट्स में जाके फंसते रहो, मैं कुछ नहीं कह सकता। मसला ये है कि आपको किसी अनपढ़, बेरोजगार, छपड़ी छमिया छनाल ने ये गाइड किया है कि स्क्रैप करो ईमेल्स को या पेड ईमेल्स लो, उसके बाद एक बड़ी सी अच्छे CMS टूल के ऊपर ईमेल लिखो और 1000 की ब्लास्ट करो डेली बेसिस पे। जब तुम 1.5 लाख ईमेल्स करोगे तो उसमें से 15 तो कम से कम खुलेंगी, तो उन लोगों से इन कांटेक्ट आ जाओ और अपनी सेल करने लग जाओ। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये लो टिकट की बातें हैं और 5,000, 10,000, $20,000 वाली गेम, इसकी हद लिमिट है, इससे ऊपर ये बात नहीं जाएगी। और मैं पहले भी कुछ रील्स में और वीडियोस में बोल चुका हूँ कि 15-20 हज़ार डॉलर क्या है एक विजनरी के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जो $multi-million बिजनेस बनाना चाहता है, उसके लिए 15-20-25 हज़ार डॉलर क्या है सालाना या महाना? कुछ नहीं है ना, इतने से पैसे कुछ भी नहीं होते। अगर आप टॉप 10% ऑफ द वर्ल्ड में आना चाहते हैं, टॉप 20% ऑफ द वर्ल्ड में आना चाहते हैं, जाके उनकी एवरेज पे एनुअल और मंथली दोनों देख लें।
तो आपको समझ आएगी कि हम जो करना चाह रहे हैं वो हमारे विजन्स एंड ड्रीम से अलाइंड नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम स्प्रे एंड प्रे करते हैं कि भाई साहब 1000 ईमेल की स्प्रे कर दो, 2000 ईमेल की स्प्रे कर दो, 5000 ईमेल की स्प्रे कर दो, कोई ना कोई ईमेल खुलेगी, जो कोई ना कोई ईमेल खुलेगी, फिर उसके ऊपर से हम उस पर बिल्डअप करके कुछ ना कुछ बिजनेस बना लेंगे, और उस बिजनेस की हद 5, 10, 15,000 डॉलर ही होती है। तो इस विजन से अपने आप को डिसोसिएट करना है, एक्चुअल वैल्यू प्रोविजन की तरफ जाना है और देखना है कि इसमें गेम क्या चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि दरवाजा बड़ा लगाना या स्प्रे एंड प्रे करना, चीख चीख के जो अल्फाज बोलता है वो कहता है आई एम अवेलेबल। और एंटरप्राइज लेवल पे जब आप हाई टिकट सेलिंग की बात कर रहे हैं, जहां आपका एवरेज रिटेनर $5,000 to $15,000 होता है, चिंदी चोरी की बात नहीं कर रहा, फाइवर अपर की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं एंटरप्राइज बेस्ड सेलिंग की, जहां कंपनी टू कंपनी एक्चुअल B2B काम हो रहा होगा, जिसको हाई टिकट बोलते हैं, जिसको मंगवाने से पहले आपका बैंक थर थर कांपेगा, उस वाले लेवल की बात कर रहा हूं और उन्हीं सीईओ से बात कर रहा हूं। उस लेवल के ऊपर अवेलेबिलिटी मींस आई एम डेस्परेट। और ये वो प्रॉब्लम है जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने वाले लोग और अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके अपने आप को ब्रांड मैनेजर कहने वाले लोग नहीं समझते। जब आप आवाज लगाते हैं दैट आई एम अवेलेबल टू वर्क, इट मीन्स दैट आई एम डेस्परेट फॉर योर मनी, और एक जंग छिड़ जाती है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंट्यूटिवली आप कहते हैं मुझे पैसा दो, और वो कहता है कि मैंने अपने पैसे नहीं देने। तो आप दोनों काउंटर इंट्यूटिव एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि आपको एक पेज पे काम करना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी, हमने पहली बात ये जेहन में रखनी है कि स्प्रे एंड प्रे स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी अवेलेबिलिटी को चिखवाती है, और अवेलेबिलिटी का मतलब स्कार्सिटी नहीं है। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि मैं डेस्परेट हूं, मुझको पैसा दो, मुझको पैसा दो, विच वुड लीड इनटू यू बीइंग अ कमोडिटी। और कमोडिटी को कोई भी वैल्यूएबल कंसिडर नहीं करता, बल्कि कमोडिटी हमेशा रिप्लेसेबल होती है और प्राइस वॉर उससे की जा सकती है। और कमोडिटी एक ऐसी चीज है जिसकी कोई लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं होती। जब भी आपको उसका दूसरा गुड मिलता है जो कि उससे कम पैसों में कर रहा होता है वही वाला काम, तो आप कमोडिटी को रिप्लेस कर देते हैं। बीइंग के पूरी दुनिया में यूरोपियन गाड़ियां थी, फिर उसके बाद जापानी गाड़ियां आ गई, अब चाइनीज गाड़ियां आ गई, कुछ और दौर में अगर वियतनाम ने गाड़ी बना दी उतनी ही अच्छी कम पैसों में, तो उस तरफ बात चली जाएगी। जब कमोडिटी की बात आती है तो आप वैल्यूएबल नहीं होते। तो स्प्रे एंड स्प्रे स्ट्रैटेजी या अपना दरवाजा बड़ा करना या बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग करना या अवेयरनेस के ऐड चलाना एक फेल्ड स्ट्रैटेजी है, और ये आपको हाई लेवल की क्लाइंटेल नहीं लाके देगी। सवाल, कैली भाई अगर तो हमने ये नहीं करना तो फिर हमने क्या करना है? मैं आपको उसके लिए कुछ एनालॉजी बताने की कोशिश करता हूं। वैसे कि आप लोग सब एनालिस्ट, मैं तो एनालिस्ट हूं, लेकिन आप लोग एनालिस्ट किस्म के लोग हैं। इसका मतलब जब तक आपके साथ एनल ना हो आप बात समझते नहीं है। स्कार्सिटी इज इक्वल टू वैल्यू एंड अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू डेस्परेशन। सो अब हमने क्या लेवल अचीव करने की तरफ जाने के लिए अपना डॉक्ट्राइन लिखना है, उसका नाम है स्कार्सिटी, यानी कि हमने वैल्यूएबल कंसिडर होना है। तो कंसिडर द एग्जांपल ऑफ लग्जरी ब्रांड्स। अनफॉर्चुनेटली हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अनफॉर्चुनेट इसलिए क्योंकि हमारा एक्सपोजर काफ़ी ऐसी सारी चीज़ों के साथ नहीं होता जो कि इंटरनेशनली होता है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से मिलें जो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, या आप खुद कभी आपने ट्रैवल किया हो, तो आप देखेंगे कि 95% केसेस में जब आप इंटरनेशनली किसी मॉल के किसी लग्जरी ब्रांड के स्टोर में जाते हैं, तो वो स्टोर्स जो है वो 95% केसेस में आपको वहां पे चीज खरीदने नहीं देते। पीछे वसाचे प्राडा की एक डील हुई है और वसाचे कोई $1.2 बिलियन में बिकी है। नाउ यू कंसिडर के एप्पल का मार्केट कैप $3.5 ट्रिलियन है, $3.5 ट्रिलियन है, और उसकी परसेप्शन है कि उसका एक फोन $1,000 का है, लेकिन वसाचे का एक बैग 5, 10, 15 लाख डॉलर का भी हो सकता है। 5, 10, 15 हज़ार डॉलर से लेके अप टू $100K भी हो सकता है। वसाचे प्राडा की कोई डील हुई है जिसमें वो एक $1.2 बिलियन की बिकी है। कंपैरिजन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इतनी वैल्यूएबल कंपनी नहीं है जितनी इंटरनेशनल आउटलेट्स पे बनी होती है। कि आप आउटलेट के अंदर जाते हैं, रोलेक्स के, अर्मिस के, वसाचे के, लुई विटॉन के, तो आपको वहां पे चीज नहीं खरीदने देते। वो कहते हैं इसके ऊपर वेटिंग है। वेटिंग है का मतलब ये है कि ये दुनिया में 100 ही पीस बनेंगे और उसके बाद इन पे बिडिंग होगी, और बिडिंग होगी तो अब फिर आप ये खरीद सकते हैं। फरारी लेने जाएं तो उसके ऊपर वेटिंग है, रोल्स रॉयस के ऊपर वेटिंग है। लग्जरी ब्रांड्स अपने आप को लग्जरी साबित करने के लिए किस वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं? रोलेक्स की दुकान में जाके आप रोलेक्स खरीद नहीं सकते नए मॉडल के ऊपर वेटिंग टाइम है 3 साल का, अभी बुक कराओगे तो मैं 3 साल बाद मिलेगी। ये सारी बकवासियत क्या हो रही है?
आपके ख्याल से रोलेक्स को 300 3000 3 लाख यूनिट बनाने में कोई तकलीफ है? उनको तकलीफ नहीं है। ये डेलिबरेट स्कार्सिटी बनाई जाती है। ये बनाई इसलिए जाती है कि ताकि परसेप्शन ये बिल्ड किया जाए कि हम बहुत स्कार्स रिसोर्स हैं। तो जब हम स्कार्स रिसोर्स हैं तब हम वैल्यूएबल रिसोर्स हैं। तो अपनी झूठी मूठी की वैल्यू साबित करने के लिए लग्जरी ब्रांड्स अपने ऊपर एक वेटिंग टाइम या ऑन या लिमिटेड एडिशन या इस तरह की बकवास करते हैं। उसमें कुछ लिमिटेड होता नहीं है। मैं बात क्या कर रहा हूं कि स्कार्सिटी शाउट आउट करती है कि हम वैल्यूएबल हैं। अब जब आपने डिजिटल बिजनेस में अपने आप को वैल्यूएबल साबित करना है तो आपने ऑलवेज अवेलेबल कमोडिटी नहीं बनना बल्कि एक लग्जरी ब्रांड बनना है। और लग्जरी ब्रांड बनने का मतलब यह है कि जब आप स्कार्सिटी की आवाज लगाएंगे कि मैं लिमिटेड लोगों का काम कर सकता हूं, मैं हर वक्त काम नहीं कर सकता, मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकता, मैं हर वक्त सपोर्ट नहीं दे सकता, ओनली देन यू विल बी वैल्यूएबल। जो आपकी ओरिजिनल जंग अपने ही क्लाइंट के साथ चल रही है, जो इस बात से शुरू हो रही है कि मुझे पैसे दो और वो कह रहा है मैं पैसे नहीं दूंगा, उसको आपने इस बात में कन्वर्ट करना है कि मेरा ख्याल से तुम्हारे इस चीज में पैसे लगेंगे, तुम मुझे पैसे दो तो मैं सोचूंगा कि मैंने तुम्हारे पैसे लेने हैं या नहीं लेने। मैं रिपीट करता हूं कि मुझे पैसे दो और वो कह रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। इस नैरेटिव को चेंज करके इस तरफ लेकर आना है कि मुझे अगर तुमने पैसे देने भी हैं तो मैं सोचता हूं कि मैंने तुम्हारे पैसे लेने हैं या नहीं लेने। ये जो परसेप्शन है ये आपके कंट्रोल डायनामिक्स को चेंज करेगी और इस कंट्रोल डायनामिक्स को चेंज करने की वजह से ही आप अपने टिकट साइज को इंप्रूव कर सकते हैं। कंसिडर द एग्जांपल ऑफ अताई डॉक्टर एंड अ बिग सर्जन। अताई डॉक्टर आपको इस बात पे 100% कन्विंस करेगा कि तुम्हें फ्लू है, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है, तुम मेरी फार्मेसी से सिर्फ दवाई खा लो तो तुम ठीक हो जाओगे। इधर वो आपको कन्विंस कर रहा है कि तुम मुझसे दवाई लो और आप कहीं और जाना चाहते हैं। लेकिन आप किसी बड़े सर्जन के पास जाएं तो वो आपको बताएगा देखो ये तुम्हारे साथ मसला है, टेस्ट करवा के आओ, पैसे हॉस्पिटल में जमा करवाओ तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं या नहीं। तो आप उस सर्जन के पीछे हैं कि भाई साहब हमारे दिल की सर्जरी कर दो, लेकिन आप उस अताई डॉक्टर के पीछे नहीं है। ये क्या फर्क है? फर्क ये है कि आप उस डॉक्टर को एक स्कार्स रिसोर्स समझते हैं कि भाई साहब ये तो पाकिस्तान में 3 महीने के लिए, फिर इसने बाहर चले जाना है, तो अगर ये है तो इससे सर्जरी करवा लो। सर्जन से कोई बंदा पैसे की बहस नहीं करता बल्कि कहता है कि भाई तुम ज्यादा पैसे ले लो लेकिन मेरा काम ठीक तरीके से कर देना। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू रिपोजिशन योरसेल्फ। पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि रीब्रांडिंग कैसे करनी है। व्हाट यू नीड टू डू इज टू रिपोजिशन योरसेल्फ इनटू बीइंग दैट सर्जन सो दैट पीपल आर वेटिंग इन लाइन टू गिव यू द मनी सो दैट you can solve their problem, and it is upon you to decide whether you want to help them or not. अब मजे की बात यह है कि आपको जो इंट्यूटिवली मार्केटिंग और ब्रांडिंग में बताया जाता है, मैं आपसे उल्टी बात कर रहा हूं। उसके लिए गोल है। देखें मैं आपको क्लैरिटी एक दफा देता हूं। चिंदी चोरी करने वाले, करियर स्टार्ट करने वाले, फाइवर पे काम करने वाले, अपवर्क करने, नथिंग अगेंस्ट दीज पीपल, लेकिन ये करियर की एक स्टेज है। पहले फ्रीलांसिंग बाय कॉन्टैक्ट है, फिर फ्रीलांसिंग बाय प्लेटफॉर्म है, फिर फ्रीलांसिंग डायरेक्टली है। डायरेक्टली फ्रीलांसिंग करने की एक स्टेज है कि आप मंथली 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 पे आ जाएंगे। उसके बाद की एक स्टेज है कि अब आप चाहते हैं कि आप मंथली $1,00,000 पे या $1 मिलियन पे जाएं। तो उसके लिए आपको एंटरप्राइज लेवल की पावर पीछे चाहिए, और एंटरप्राइज लेवल क्रैक करने का तरीका ये है कि आपको अपनी पोजीशन या अपनी जो फ्रेजिंग है, परसेप्शन है कंज्यूमर के दिमाग में, वो चेंज करनी पड़ेगी। बजाय इसके कि आप 1000 बंदे को अनगिनत ईमेल्स फेंकते जाएं और प्रे करें कि कोई आ जाए, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सिलेक्ट दोज टारगेट्स, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दोज टारगेट्स यू नीड टू गो आफ्टर देम। सो मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया। सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है कि आपने स्प्रे एंड प्रे नहीं करना। दूसरा, आपने क्योंकि अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू डेस्परेशन। दूसरी चीज ये कि आपने अपनी ब्रांड एंड अपनी पोजीशनिंग को रिफ्रेज फ्रॉम अताई डॉक्टर टू सर्जन करना है, ताकि स्कार्सिटी इज इक्वल टू वैल्यू आप साबित कर सकें। और जब आप स्कार्सिटी इज इक्वल टू वैल्यू साबित करेंगे तो आपका टिकट साइज इंप्रूव कर रहा होगा। जब आपने वॉल्यूम पे खेलना है और अभी आपने अपना करियर बनाना है और आपने अपनी कंपनी के सिस्टम बनाने हैं, तो आपने किसी और तरह से खेलना है। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जो लेवल आपने डिसाइड किया था, जब आपने ऊपर की तरफ जाना है और आप अपने टिकट साइज में अपसेल्स चाहते हैं, तो आपने स्कार्सिटी और वैल्यू की गेम खेलनी है और अपने आप को सर्जन और लग्जरी ब्रांड बनाना है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप मुझसे पूछेंगे या नीचे कमेंट करेंगे कि अली भाई बातें आप बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बताएं कि इसका क्या मतलब है। तो आफ्टर कंसल्टिंग ओवर 500 people,
from our country, and I don't know how many people from all around the world, and many businesses taking their revenues to from single digit thousands to multiple digit thousands of dollars with my own bare hands. मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूँ कि ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये होकस बोकस नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड है. प्रैक्टिकली आपने क्या करना है मैं आपको बड़ा सिंपली पबजी की टर्म्स में बताऊंगा. अगर आपके पल्ले पड़ गया तो वेरी गुड, नहीं तो फिर कंसल्टेशन में आना और पैसे खर्चना, तब आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. आपने क्लाइंट हंटिंग नहीं करनी. क्या मैंने कहा है? आपने क्लाइंट हंटिंग नहीं करनी. You are not going to be a person who is sitting on top of a hill with an AK-47 and waiting for anybody to show up and bursting the fire. Drr, drr, drr. ये काम नहीं आपने करना. आपने क्या करना है? आपने स्नाइपिंग करनी है. ड्रैगनोव, उसके ऊपर 12x का स्कोप लगा हुआ है और उसके अंदर 5-6 ही क्लिप्स हैं. आपने स्नाइपिंग करनी है. सो इंस्टेड ऑफ चेजिंग दोज 1000 पीपल दैट माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, बिकॉज ऑल यू कैन थिंक अबाउट इज दैट $300 जो कि अगर आ जाए तो आपकी बिजली का बिल जो पे हो जाएगा. एक स्टेज वो है, लेकिन उसके बाद एक स्टेज ये है कि यार मैंने यूएस में एक्चुअल फिजिकल एलएलसी खोलनी है और मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स को नैस्डैक में लेके जाना है. ये विजन डॉक्ट्राइन पे होना चाहिए, और जब ये विजन आपके डॉक्ट्राइन पे होगा तभी आप इस बारे में सोचेंगे ना. तो आपने क्या करना है कि आपने AK-47 लेके क्लिफ पे नहीं बैठना. आपने लैंप पोस्ट पे जाके ड्रैगनोव निकालनी है और आपने स्नाइपिंग करनी है, विच मीन्स दैट यू आर गोइंग टू सिलेक्ट 50 companies from your niche and hunt those 50 people who are the decision makers in that niche, and you need to chase them to the end. You need to establish contact with them. You need to make sure that your branding is passed by those people. When it is passed by those people, you need to be connected to those people and chase them to the end. ये 50 मैंने एक एग्जाम्पल दी है. ये ना हो कि मैं आप मुझे कहें कि अली भाई ने कहा था मैं 50 लोगों को ही हंट करूंगा. बट वॉट यू नीड टू चेंज अबाउट हाउ यू डू थिंग्स, इट्स अबाउट हाउ यू डू एनीथिंग, इट्स हाउ यू डू एवरीथिंग. आपने क्लाइंट हंटिंग के बजाय क्लाइंट स्नाइपिंग करनी शुरू करनी है. लिमिटेड बुलेट्स, होल्ड योर ब्रेथ एंड चेज योर टारगेट टू द एंड. शिकार करना है, और शिकार करने के लिए टारगेट चूज करना है. कई दिन उसके पीछे जाना है. मेक श्योर करना है कि आपको उसके पूरे रूट का पता हो, और फिर ये मेक श्योर करना है कि आप उसके रूट पे उसको मिले ताकि आप उसको बूम हेडशॉट मार सके. आप अपनी नीश में जाएं. सबसे पहले तो आप देखें ना, आप स्टेजेस पार करके आएंगे. पहले आप नीश फाइंड आउट करेंगे. नीश वो होती है जहां पे इंसान मिनिमम एफर्ट करे और मैक्सिमम आउटपुट आए. जहां पे आप एक्स करें, जहां पे आप एक्स करें तो वाई रिजल्ट आए, वाई करें तो जी रिजल्ट आए. उसकी पूरी गेम आपके सामने खुली होनी चाहिए. और उसके बाद आपने ईमेल से कांटेक्ट नहीं करना. व्हाट यू नीड टू डू इज टू एस्टैब्लिश योर ब्रांड. ब्रांड के 4 पिलर मैं आपको पहले बता चुका हूं. एवरी डे आपने बताना है, आपने सही राइट काइंड ऑफ पीपल को बताना है, रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल को दूर करना है, और क्लैरिटी ऑफ द मैसेज. ये 4 ब्रांड पिलर्स आपने मेक श्योर करने हैं कि उन की डिसीजन मेकर्स या उन नंबर ऑफ की डिसीजन मेकर्स के पास थ्रू करें, और आप उनको राह बाय राह उनके रास्ते में मिले. क्योंकि लक ऐसे लोगों को मिलती है जो अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए निकलते हैं. तो जब आपने एंटरप्राइज लेवल की हंटिंग करने जाना है तो आपने हंटिंग नहीं करनी, आपने स्नाइपिंग करनी है. आपने उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके रास्ते में आना है, उनके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना है. एक्चुअल रियल वैल्यू जो आप उनको दे सकते हैं वो आपने उनको सिर्फ ये. अब आपको उसके लिए डेफिनेटली एंट्री पॉइंट चाहिए होगा. आपने उनको ऑडिट देना होगा, आपने उनसे डिस्कशन करनी होगी, आपने उनसे लर्निंग लेनी होगी, वो जो भी आप लीड मैग्नेट का इस्तेमाल करें. बट पहले आपने सिस्टम में घुसना है. सिस्टम में घुसने के बाद आपने उनकी करनी है नेगिंग. नेगिंग क्या होती है? नेगिंग एक सिलिकॉन वैली की टर्म है जिसमें वीसीज जो है वो अपकमिंग फाउंडर्स को नेग करते हैं कि यार तुम्हारी टेक बकवास है, तुम्हारा एल्गोरिदम अच्छा नहीं है, ये है वो है. It means that negatively complimenting a girl so that she can go home with you and take off her binoculars. तो ये नेगिंग होती है ताकि उसकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर सकें कि यार हाँ तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी हो सकती थी अगर तुम्हारा नाक छोटा होता तो नेगिंग का मतलब होता है कि बेसिकली आपने किसी को डिसआर्म करना होता है. सो व्हेन यू गेट इन कॉन्टैक्ट विद समबडी दैट यू नो दैट विल गिव यू द बिजनेस, यू नीड टू से आई डोंट थिंक दैट वी आर अ राइट फिट. मज़ेदार कैसी बात है, मैंने ज़िंदगी में जितने बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं उसमें मैंने
ये स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल की कि मैंने कहा है कि मुझे लगता है कि आपके लिए बजट शायद ज़्यादा ज़रूरी कंसिडरेशन है। तो अगर आपके लिए बजट कंसिडरेशन है तो मे बी आई एम नॉट द राइट फिट फॉर यू, दैट जस्ट मेक्स देम वांट मी मोर। इट्स जस्ट द हॉट गर्ल फिनोमेना। इफ यू टेल अ गर्ल एंड शट द डोर ऑन हर एंड यू टेल हर दैट I don't think that I am the right person for you, then she wants you, either you are the right person or not। तो फिर आपने उनकी नैगिंग करनी है। खैर आपने उनकी नैगिंग करनी है, आपने उनके पाथवे में आना है, आपने उनके साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करना है, उनको अपने पीछे लगने देना है, ओनली फॉर यू टू अपसेल इन टू स्नाइप दोज क्लाइंट्स इनटू योर एंटरप्राइज लेवल। सो आप इनिशियल कहां से स्टार्ट करेंगे? आप स्टार्ट यहां से करेंगे कि आप पहले एक नल्ले बेरोजगार छपड़ी छमिया चुना लोगे, फिर आप स्किल सेट को अर्न करेंगे, स्किल सेट को अर्न करके फिर आप फ्रीलांसिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आप प्लेटफॉर्म पे आएंगे, फिर आप अपनी इनकम स्टेबल करेंगे। इनकम स्टेबल करने के बाद आपको टिकट साइज की पड़ जाएगी। सो इट्स नॉट दैट यू नीड वेरी बिग काइंड ऑफ numbers in your clientele। what you need to do, आप B2C काम नहीं कर रहे, आप B2B काम कर रहे हैं। what you need to do is to snipe those people and position yourself as the surgeon। तो मैंने आपको बताया कि पहली तो ओपन डोर स्ट्रैटेजी जो है स्प्रे एंड प्रे वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। दूसरा, आपने अताई डॉक्टर से अपने आप को सर्जन साबित करना है। तीसरा, आपने हंट करने के बजाय स्नाइप करना है और उन टारगेटेड लोगों तक पहुंचना है, उनके रास्ते में आना है और फिर उनको क्लिप बाय क्लिप हेडशॉट के थ्रू उड़ा के उनकी नेगिंग करके उनको कन्वर्ट करना है। यह करने से आपका वो वाला नया विजन अनलॉक होना शुरू हो जाएगा जिसके बारे में आप सुनते हैं लेकिन उसकी स्कीमेटिक्स आपको नहीं पता। तो मेरा काम है आपको वो डॉक्ट्राइन सोचवाना और सोचवा के एक पेपर पे लिखवाना ताकि आप उसके लिए एक्टिव एफर्ट कर सकें। बिकॉज एज लॉन्ग हम किसी चीज के स्कीमेटिक को नहीं समझते, हम उसको अनलॉक करने की तरफ नहीं जाते, और अनलॉक करने की तरफ ना आए तो हम उसकी प्लानिंग नहीं करते। तो क्या आपकी ओपन डोर स्ट्रैटेजी चलेगी? नहीं चलेगी। और बिग सर्जन स्ट्रैटेजी आपकी चलेगी ही चलेगी। तो बेसिकली आप क्या कर रहे होंगे? आप वेलवेट रोप स्ट्रैटेजी लगा रहे होंगे कि अगर आप एक क्लब में जाएं, पाकिस्तान से बाहर गए और एक कमरे के बाहर एक वेलवेट की लाल कलर की रोप लगी हो, तो आप उस कमरे में जाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्चने को क्या आ रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अंदर बियांका सिंसेरी बैठी होगी और उसने तकरीबन कोई कपड़े नहीं पहने होंगे, चाहे अंदर ऐसा कुछ भी ना हो और सिर्फ फिलिपीनियां चल रही हों। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि आपने हाई टिकट सेलिंग को कैसे क्रैक करना है और एंटरप्राइज लेवल पे कैसे जाना है। आपने कैसे हंटिंग नहीं करनी, कैसे चेजिंग नहीं करनी, और कैसे ना आपने चेजिंग करनी है ना कोई आपका चेजा करे। तो आपने कैसे नेगिंग करनी है और कैसे आपने इनकार के थ्रू, द नेगेटिव रिवर्स के थ्रू और अच्छी साइकोलॉजी खेल के अपने आप को एंटरप्राइज लेवल पे लेके जाना है, जहां आप थोड़े से लोगों के साथ कंप्लीटली डीप हो जाएं बजाय इसके कि सबका एक एक चुमी चटा कर रहे हों। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से फायदा हो रहा हो। अगर फायदा हो रहा है तो नीचे कमेंट में, इंस्टाग्राम पे आके, लिंक्डइन पे आके अपने फीडबैक जरूर बताएं। अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, आप मेरी टीम से बुक कर सकते हैं 1 या 2 दिन के वेटिंग टाइम पे, नो डिस्काउंट्स अवेलेबल। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप दैट इट वॉज वैल्यूएबल टू यू। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। कट।